दोस्तों, चाहते हैं फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में अपनी जानकारी को बढ़ाना और साथ ही साथ कमाना भी, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए बात फाइनेंस के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचती रहे मजेदार जानकारियां बिना किसी रुकावट के। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का बात फाइनेंस के यूट्यूब चैनल में। ITR वीडियो सीरीज के पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था ITR 1 कैसे फाइल की जाती है। हमारा ये वीडियो व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आया है। इसी वीडियो सीरीज में आज का हमारा वीडियो है ITR 3 कैसे फाइल की जाती है। इसका रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर है 19-20 और असेसमेंट ईयर होगा दोस्तों 20-21। इस रिटर्न को फाइल करने के लिए 30 नवंबर 2020 ड्यू डेट है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाई की गई है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ITR 3 एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और लेंदी फॉर्म है। इसको फाइल करने में बहुत सारा टाइम लगता है, तो एक वीडियो में इसको कवर कर पाना थोड़ा टफ होगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए ITR 3 का ये जो टॉपिक है इसको हम 2 वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम ITR 3 फॉर्म के बेसिक्स को समझेंगे, जिसमें इस फॉर्म की एप्लीकेबिलिटी, इस फॉर्म को फाइल करने के लिए जो यूटिलिटी है उसको कैसे डाउनलोड किया जाता है और इस फॉर्म के कंटेंट्स क्या क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। और ITR 3 के पार्ट 2 में हम लाइव डेमो के द्वारा ITR 3 को कैसे फाइल किया जाता है इसे समझेंगे। तो चलिए ITR 3 का पार्ट 1 शुरू करते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ फॉर्म ITR 3। सबसे पहले फॉर्म ITR 3 किन किन पर्सन्स के लिए एप्लीकेबल है ये समझते हैं। इंडिविजुअल और HUF, या ऐसे इंडिविजुअल और HUF जो कि किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हैं, उनके लिए फॉर्म ITR 3 एप्लीकेबल है। फॉर्म ITR 3 को फाइल करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जो हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पर जो ये इनकम मेंशन की गई है या जो ये पॉइंट डिस्क्राइब किए गए हैं, अगर ये आपके लिए एप्लीकेबल है तो फॉर्म ITR 3 आपको फाइल करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इन सभी इनकम्स को टोटल करके अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ही आप फॉर्म ITR फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए दूसरे फॉर्म एप्लीकेबल होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि फॉर्म ITR 3 को फाइल करने के लिए जो एक्सेल यूटिलिटी है उसको हम कैसे डाउनलोड करेंगे। इनकम टैक्स की एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in इस वेबसाइट को अपने वेब ब्राउज़र में लॉगिन करना है। इसके बाद आपको IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद एक वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे ही ITR फॉर्म मेंशन है। फॉर्म ITR 3 हमें डाउनलोड करना है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ITR 3 डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में। इसके बाद डाउनलोड सेक्शन में जाके आपको ये फोल्डर अनजिप करना है। फोल्डर को अनजिप करने के बाद एक फाइल फोल्डर जनरेट हो जाएगा ITR 3 2020 के नाम से। इस फोल्डर पे आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 फाइल्स हैं। ऊपर वाली फाइल पे आपको क्लिक करना है। यही हमारा ITR 3 को फाइल करने का रिटर्न फॉर्म है। इसके बाद इस तरीके की एक एक्सेल फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपको इनेबल कंटेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। ग्रीन सेल्स में आपको एंट्री करनी है। रेड लेबल जो है वो मैंडेटरी फील्ड्स को इंडिकेट करते हैं और आपको एडवाइस दी गई है कि आपको कॉपी, कट और पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके करने के बाद हमारी एक्सेल फाइल काम करने के लिए रेडी हो चुकी है। इस एक्सेल फाइल में बहुत सारे टैब यहाँ नीचे दिए गए हैं। 1 बाय 1 हम इन सभी टैब्स को समझेंगे। सबसे पहले होम टैब को समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर और सेकंड कॉलम में कुछ शेड्यूल्स दिए गए हैं। यहाँ पर टोटल 44 शेड्यूल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट कॉलम में इन शेड्यूल्स के नेम दिए गए हैं। उसके बाद इनके डिस्क्रिप्शन है और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ग्रीन टैब दिए गए हैं।
आप इन ग्रीन टैब्स पे क्लिक करके इन शेड्यूल्स की एप्लीकेबिलिटी को यस या नो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं। पार्ट ए जनरल में आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है, जैसे कि आपका नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका एड्रेस, आपकी सिटी, स्टेट, कंट्री, आपका पैन नंबर यहाँ पर एंटर किया जाएगा। इसके बाद आपको अपना स्टेटस इंडिविजुअल या HUF सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर करना है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। फाइल अंडर सेक्शन में आपको अपना रेलिवेंट सेक्शन सिलेक्ट करना है, जिस भी सेक्शन के अंडर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ से आपको अपना रेजिडेंशियल स्टेटस सिलेक्ट करना है। अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपनी ओरिजिनल रिटर्न का रिसीट नंबर और नेक्स्ट सेक्शन में आपको ओरिजिनल रिटर्न की फाइलिंग डेट एंटर करनी है। अगर आप अपनी रिटर्न 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंडर फाइल कर रहे हैं तो आपको इस ऑप्शन को यस करना है, अदरवाइज नो करना है। नेक्स्ट फील्ड में आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है और आपने आधार के लिए एनरोल किया है तो आपको अपनी एनरोलमेंट ID एंटर करनी है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में अगर आप अपनी रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव SSC के थ्रू फाइल करा रहे हैं तो इस ऑप्शन को यस करना है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन को यहाँ पर एंटर करना है। नेक्स्ट सेक्शन में अगर आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में किसी कंपनी में डायरेक्टर थे तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। इसके बाद अगर आप किसी फर्म में पार्टनर थे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में तो उस फर्म की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर एंटर करनी है। नेक्स्ट सेक्शन में अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर किसी भी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट करी थी तो उसके बारे में यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। नेक्स्ट सेक्शन नॉन रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल है। नॉन रेजिडेंट के केस में अगर इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो आपको यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नो। आफ्टर दैट इस सेक्शन में अगर आप सेक्शन 44AA के अंडर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए एप्लीकेबल है, आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। अगर आप सेक्शन 44AB के अंडर ऑडिट के लिए लायबल हैं तो इस सेक्शन में आपको अपनी ऑडिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। आफ्टर दैट अगर आप इनकम टैक्स के सेक्शन 92E के अंडर ऑडिट के लिए लायबल हैं तो आपको यहाँ से यस अदरवाइज नो सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट इस सेक्शन में आप अगर इनकम टैक्स के किसी अदर सेक्शन में ऑडिट के लिए लायबल हैं तो आपको यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। आफ्टर दैट इस सेक्शन में आप इनकम टैक्स के अलावा किसी अदर एक्ट में ऑडिट के लिए लायबल हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद नेक्स्ट टैब है नेचर ऑफ बिजनेस। यहाँ पर आपको अपना रेलिवेंट बिजनेस कोड सिलेक्ट करना है और इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपको अपना ट्रेड नेम सिलेक्ट करना है। अगला टैब पार्ट ए BS दैट इज बैलेंस शीट है। यहाँ पर 31 मार्च 2020 को आपकी बैलेंस शीट में जो बैलेंसेस थे वो आपको एंटर करने हैं, जैसे कि प्रोप्राइटर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लोन में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन कितने कितने थे यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आपको फिक्स एसेट की डिटेल, इसके बाद इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स और करंट एसेट्स की डिटेल यहाँ पर एंटर करनी है। नेक्स्ट सेक्शन में आपको लोन एंड एडवांसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। इसके बाद करंट लायबिलिटी और इसी तरीके की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप एंटर करेंगे। अगर आप इनकम टैक्स के सेक्शन 44AA के अंडर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं तो पॉइंट नंबर 6 आपके लिए एप्लीकेबल है। उस केस में आपके लिए पॉइंट नंबर 1 to 5 एप्लीकेबल नहीं होगा और पॉइंट नंबर 6 में आपको अपने डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक और कैश बैलेंस की इंफॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट टैब है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। ये टैब सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। पॉइंट नंबर 1 to 3 आपके लिए एप्लीकेबल है अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, अदरवाइज आपको पॉइंट नंबर 61 to 65 एंटर करना है अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंडर अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो। यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन देनी है, जिसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड ऑटोमेटिकली पॉइंट नंबर 3 में कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट टैब ट्रेडिंग अकाउंट का है। ये ट्रेडर्स के लिए एप्लीकेबल है। पॉइंट नंबर 4 to 12 में इंफॉर्मेशन आपको एंटर करनी है अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, अदरवाइज 61 to 65 आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। पॉइंट नंबर ए में आपको अपनी सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। पॉइंट नंबर बी में अगर आप प्रोफेशन भी रन करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको अपनी ग्रॉस रिसीट एंटर करनी है। पॉइंट नंबर सी में टैक्सेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर एंटर करनी है।
और पॉइंट नंबर डी में आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको अपने फिनिश स्टॉक की इन्फॉर्मेशन देनी है। और पॉइंट नंबर 9 में आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि कैरिड इनवर्ड, पेट्रोल एंड फ्यूल, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। अगेन आपको कुछ टैक्सेस की इन्फॉर्मेशन देनी है। पॉइंट नंबर 11 में कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस पिछली शीट से रेफर होकर यहाँ पर आ जाएगा। और पॉइंट नंबर 1 में आपका फाइनल ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो पॉइंट नंबर 30 × 60 आपके लिए एप्लीकेबल है। अदरवाइज आपको पॉइंट नंबर 61 to 65 एंटर करना है। यहाँ पर आपका जीपी प्रीवियस शीट से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर यहाँ रिफ्लेक्ट करने लगेगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 14 में आपको अपनी अदर इनकम्स के बारे में इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 15 से लेकर पॉइंट नंबर 52 तक आपको अपनी इनकम्स और एक्सपेंसेस की डिटेल इस टैब में प्रोवाइड करनी है। जिसके बाद पॉइंट नंबर 53 में आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कैलकुलेट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ पर आपको टैक्सेस के लिए प्रोविजन करना है और पॉइंट नंबर 60 के अंडर आपका फाइनल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट होकर बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 61 से 65 जैसा कि हमने इंस्ट्रक्शन में भी पढ़ा था प्रिजम्पटिव इनकम के लिए एप्लीकेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटेशन प्रिजम्पटिव इनकम लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 61 बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है और पॉइंट नंबर 62 प्रोफेशंस के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर आपको अपने बिजनेसेस के नेम एंटर करने हैं। इसके बाद आपका बिजनेस कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन। इसके बाद इस सेक्शन में आपको अपनी ग्रॉस रिसीट एंटर करनी है और नेक्स्ट सेक्शन में आपको अपनी प्रिजम्पटिव इनकम डिक्लेयर करनी है। इस तरीके से प्रोफेशन के केस में यहाँ पर आप अपनी ग्रॉस रिसीट डिक्लेयर करेंगे और नेक्स्ट सेक्शन में आप अपनी प्रिजम्पटिव इनकम डिक्लेयर करेंगे। प्रोफेशन के केस में आपकी प्रिजम्पटिव इनकम ग्रॉस रिसीट के 50% से ज़्यादा होनी चाहिए और बिजनेस के केस में अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू आपकी ग्रॉस रिसीट आपने अर्न की है तो आपको 6% या इससे ज़्यादा इनकम शो करनी पड़ेगी, अदरवाइज 8%। नंबर 63 ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है। ऐसे एसएससी जिन्होंने रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए हैं उनके लिए पॉइंट नंबर 64 और 65 एप्लीकेबल है। बिजनेसेस के केस में पॉइंट नंबर 1 में आपको अपनी ग्रॉस रिसीट, एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन देनी है। पॉइंट नंबर 2 प्रोफेशंस के लिए एप्लीकेबल है। पॉइंट नंबर 65 में अगर आप स्पेकुलेटिव बिजनेसेस में एंगेज है तो आपको अपनी टर्नओवर, जीपी, एक्सपेंडिचर और एनपी यहाँ पर शो करना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ITR 3 का जो ये फॉर्म है ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप इनकम टैक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो ही खुद ये फॉर्म भरें। अदरवाइज ITR 3 फॉर्म को फाइल करने के लिए आप हमारी प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए prajapati.associate0919@gmail.com पे संपर्क करें। नेक्स्ट सेक्शन पार्ट A OI दैट इज अदर इन्फॉर्मेशन है। ये उन लोगों के लिए कंपलसरी है जो कि इनकम टैक्स के सेक्शन 44AB के अंडर ऑडिट में कवर होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन क्वांटिटेटिव डिटेल्स का है। ये भी ऑडिटेड केस के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर आपको अपने स्टॉक की क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होती है। नेक्स्ट सेक्शन शेड्यूल एस सैलरी से रिलेटेड है। फर्स्ट सेक्शन में आपको अपने एम्प्लॉयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। नेक्स्ट सेक्शन में आपको अपनी सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। आप चाहे तो ऐड सैलरीज टैब पे क्लिक करके मल्टीपल एम्प्लॉयर से सैलरीज को भी शो कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 में आपकी नेट सैलरी फ्रॉम सैलरी हेड कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट टैब हाउस प्रॉपर्टी का है। जो लोग हाउस प्रॉपर्टी से इनकम ड्रॉ कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम को शो करना होता है। सबसे पहले सेक्शन में आपको अपनी प्रॉपर्टी का एड्रेस और इसकी डिटेल्स एंटर करनी है। नेक्स्ट सेक्शन में अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई अदर को ओनर्स भी हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको एंटर करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने टेनेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है और बाकी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद पॉइंट नंबर 3 में आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट है बीपी दैट इज बिजनेस एंड प्रोफेशन का है। यहाँ पर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम को कंप्यूट किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1 में प्रॉफिट एंड लॉस जो है प्रीवियस टैब से ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा। आपको स्पेकुलेटिव बिजनेसेस से अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद अगले कुछ पॉइंट्स में आपको कुछ अदर स्पेसिफाइड इनकम यहाँ पर एंटर करनी होगी, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम और स्पेसिफाइड सेक्शंस की इनकम,
डेप्रिसिएशन वगैरह की भी आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी। इसके बाद फाइनली बिजनेस एंड प्रोफेशन से आपकी इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप डीपीएम डीओए दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट्स का है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको अलग अलग डेप्रिसिएशन रेट के हिसाब से ब्लॉक ऑफ एसेट्स की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है और फाइनली आपका पॉइंट नंबर 21 में डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट सेक्शन में आपको अदर एसेट्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और अपने एसेट्स की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, जिसके बाद पॉइंट नंबर 18 में आपका WDV कैलकुलेट हो जाएगा। स्टेप DEP DCG दैट इज डेप्रिसिएशन समरी और डीम्ड कैपिटल गेन ऑन डेप्रिशिएबल एसेट्स है। यहाँ पर आपको जितने भी ब्लॉक ऑफ एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी के अंडर हमने प्रीवियसली एंटर किए हैं उनका टोटल डेप्रिसिएशन शो होगा। इसी तरीके से अदर एसेट्स का भी टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट प्रीवियस शीट से हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन में अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट्स आपने सेल कर दिया है तो उस पर डीम्ड कैपिटल गेन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको एंटर करनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कैपिटल गेन्स का है। पॉइंट नंबर ए में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है। अगर कोई लैंड, बिल्डिंग या अदर कैपिटल एसेट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने सेल किया है तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इंफॉर्मेशन आपको इस सेक्शन में देनी है। इसी तरीके से पॉइंट नंबर बी में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में इंफॉर्मेशन शो करनी है। पॉइंट नंबर सी में आपकी इनकम चार्जेबल अंडर द कैपिटल हेड गेन कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद पॉइंट नंबर डी में अगर आपने कोई डिडक्शन कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट में क्लेम करनी है तो वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। पॉइंट नंबर ई में आपको अपने कैपिटल लॉसेस अगर प्रीवियस ईयर से आपने कैरी फॉरवर्ड किए हैं या ड्यूरिंग द करंट ईयर भी आपके कुछ कैपिटल लॉसेस हैं तो पॉइंट नंबर ई के अंदर आपको वो सेट ऑफ करने हैं। नेक्स्ट शेड्यूल 112A का है। अगर आपने कोई इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या बिजनेस ट्रस्ट के कोई यूनिट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सेल किए हैं और उन पर STT पे किया है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको एंटर करनी है। नेक्स्ट टैब शेड्यूल 115 AD से रिलेटेड है। ये टैब नॉन रेजिडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन ने इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सेल किए हैं और उन पर STT क्लेम किया है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको एंटर करनी है। नेक्स्ट टैब OS दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का है। यहाँ पर आपको अपनी डिविडेंड इनकम शो करनी है। अगर आपने कोई इंटरेस्ट इनकम अर्न की है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सेविंग अकाउंट से या FD से, इनकम टैक्स रिफंड पे आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको एंटर करनी है। इसी तरीके से आपको कोई रेंटल इनकम हुई है या अदर स्पेसिफाइड कोई इनकम आपकी है तो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। पॉइंट नंबर 2 के अंदर आपको विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल या इसी तरीके की किसी गेम से कोई इनकम हुई है तो वो आपको एंटर करनी है। अभी बहुत सारी इनकम्स यहाँ पर आपको अपनी एंटर करनी होंगी अदर सोर्सेज से इनकम कैलकुलेट करने के लिए। और फाइनली पॉइंट नंबर 9 के अंदर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप करंट ईयर लॉसेज और ब्रॉड फॉरवर्डेड लॉसेज का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अपनी करंट ईयर की इनकम्स के अगेंस्ट में करंट ईयर के लॉसेस या फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है। ऐसे कोई भी लॉसेस जो करंट फाइनेंशियल ईयर की इनकम के अंडर एडजस्ट नहीं हो पाए हैं तो आप इस स्टेप में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का है। यहाँ पर जितना भी डेप्रिसिएशन आपका करंट ईयर की इनकम के अगेंस्ट में अनअब्जॉर्ब रह गया है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको एंटर करनी है और ये अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। नेक्स्ट स्टेप ICDS दैट इज इफेक्ट ऑफ इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स का है। तो भी इफेक्ट यहाँ पर इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स का है प्लस या माइनस साइन के थ्रू यहाँ पर आपको शो करना है। नेक्स्ट स्टेप 10AA का है। जो भी डिडक्शन आप इस रेलिवेंट सेक्शन के अंदर क्लेम करना चाहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन इस टैब में एंटर करनी है। नेक्स्ट टैब 80G का है। 80G के अंडर
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर आपने कोई डोनेशन दिया है तो यहाँ इस रेलेवेंट टैब में उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके आप उसके डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब 80D का है। यहाँ पर 80D के अंडर आप खुद या अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके उसका डिडक्शन अपनी इनकम से क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन RA दैट इज डोनेशन टू रिसर्च एसोसिएशन का है। यहाँ पर आपको नेम ऑफ डोनी, एड्रेस, सिटी, टाउन, पैन एक्सेट्रा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर आपको एंटर करनी है, जिसके बेसिस पे आपको रिसर्च एसोसिएशन को दिए गए डोनेशन की डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट टैब सेक्शन 80 से रिलेटेड है। अगर आपने कोई डिडक्शन सेक्शन 80IA से लेकर सेक्शन 80IE तक क्लेम करनी है तो यहाँ पर आप उसकी इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं और उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद चैप्टर 6A का टैब है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच किया है और उसे आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्लेम करना चाहते हैं तो इस सेक्शन में आपको यहाँ पर यस सिलेक्ट करना है। इसके बाद सेक्शन 80C से लेकर सेक्शन 80U तक अगर कोई भी डिडक्शन आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर की है और उसको आप क्लेम करना चाहते हैं तो रेलिवेंट कॉलम में आप उसका अमाउंट एंटर करके क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब SPI, SI, IF दैट इज इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्संस, इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेसिफाइड रेट और इनकम फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन उसकी एंटर करनी है। पहले सेक्शन में अगर आपकी किसी स्पेसिफाइड पर्सन जैसे कि स्पाउस या माइनर चाइल्ड की कोई इनकम आपकी इनकम में क्लब होनी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। नेक्स्ट सेक्शन में स्पेसिफाइड रेट से जो भी इनकम चार्जेबल होती है वो उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको एंटर करनी है। इसके बाद थर्ड शेड्यूल में अगर आप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर थे और वहाँ से आपने कोई इनकम ड्रॉ की है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको एंटर करनी है। नेक्स्ट सेक्शन AMT दैट इज ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स से रिलेटेड है। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको एंटर करनी है। इसके बाद AMTC कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 115JD से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको अपने ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स की कंप्यूटेशन करनी है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन EI दैट इज एग्जम्प्ट इनकम से रिलेटेड है। अगर आपने कोई इंटरेस्ट इनकम जो कि एग्जम्प्ट है वो अर्न की है या इसी तरीके से कोई डोमेस्टिक कंपनी से 10 लाख रुपए तक का कोई डिविडेंड क्लेम किया है, आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है या और भी इसी तरीके की कोई एग्जम्प्ट इनकम है तो इस टैब के अंदर आपको एंटर करनी है। इसके बाद PTI दैट इज पास थ्रू इनकम डिटेल्स फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड एज पर सेक्शन 115UA एंड सेक्शन 115UB के अंडर अगर आपकी कोई इनकम है तो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। नेक्स्ट शेड्यूल है TPSA। अगर आपने इनकम टैक्स सेक्शन 92CE सबसेक्शन 2A के अंडर एडजस्टमेंट ऑप्शन एक्सरसाइज किया है तो ये शेड्यूल आपके लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट शेड्यूल FSI दैट इज अगर आउटसाइड इंडिया से आपने कोई इनकम अर्न की है और उस पर टैक्स रिलीफ क्लेम किया है तो इस शेड्यूल में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। आफ्टर दैट नेक्स्ट शेड्यूल है TRFA दैट इज टैक्स रिलीफ ऑफ फॉरेन एसेट्स। अगर आप फॉरेन कंट्री में कोई एसेट होल्ड करते हैं और वहाँ से कोई इनकम आपने अर्न की है तो यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है और कितना टैक्स रिलीफ आपने क्लेम किया है वो भी बताना है। इसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल है 5A। अगर आप पोर्तुगीज सिविल कोड के अंडर कवर होते हैं और आपकी इनकम अपोर्शन होती है अपने स्पाउस के साथ में तो यहाँ पर उसकी डिटेल आपको एंटर करनी है। आफ्टर दैट AL शेड्यूल के अंडर आपको अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से एक्सीड करती है तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपके क्या क्या एसेट्स और लायबिलिटी थे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको एंटर करनी है। नेक्स्ट शेड्यूल DI दैट इज डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके अंडर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की डिटेल शेयर करनी है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 आपने क्या इन्वेस्टमेंट किए और 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई के बीच में आपने क्या टोटल इन्वेस्टमेंट किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन GST। यहाँ पर आपको हर बिजनेस का GST नंबर और उसकी एनुअल टर्नओवर मेंशन करनी है। नेक्स्ट सेक्शन पार्ट B TTI दैट इज टोटल इनकम और टोटल टैक्सेबल इनकम की इंफॉर्मेशन आपको शो करनी है। लेकिन इससे पहले
आपको अदर शेड्यूल भर लेने चाहिए, जैसे कि आईटी शेड्यूल के अंडर आपने कोई एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर पे किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। इसके बाद टीडीएस शेड्यूल के अंदर अगर सैलरी से आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपको पॉइंट नंबर 18B में एंटर करना है, और पॉइंट नंबर 18C के अंदर आपको अदर देन सैलरी का कोई टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन टैब में यहाँ पर आपका नेम कैपिटल लेटर में एंटर करना है। यहाँ पर आपको आपका फादर नेम एंटर करना है। इधर आपको अपनी कैपेसिटी एंटर करनी है, सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव, कर्ता या ऑथराइज सिग्नेटरी में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है। इसके बाद दोबारा से आपको पार्ट बी टीटीआई शेड्यूल पे क्लिक करना है। इस शेड्यूल में सारी इन्फॉर्मेशन ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1 में सैलरी, पॉइंट नंबर 2 में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पॉइंट नंबर 3 में पीजीपीपी इनकम, इसी तरीके से पॉइंट नंबर 4 में कैपिटल गेन और पॉइंट नंबर 5 में अदर सोर्सेज से इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरीके से बाकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर ऑटो कैप्चर हो जाएगी। पार्ट बी टीटीआई दैट इज टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम का है। यहाँ पर टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो होगी कि आपकी टोटल इनकम पर कितना टैक्स कैलकुलेट हुआ है, उसमें से क्या क्या टैक्स की एडजस्टमेंट हुई है, कितना टैक्स आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, और फाइनली आपकी टैक्स लायबिलिटी पेबल है या आपका कुछ रिफंड बन रहा है। पॉइंट नंबर 10 में आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्स पेड की इन्फॉर्मेशन है, और पॉइंट नंबर 11 में यहाँ पर फाइनल अमाउंट पेबल या पॉइंट नंबर 2 में रिफंड आपका कैलकुलेट होगा। इससे पहले आपको पॉइंट नंबर 13 में अपने बैंक डिटेल्स एंटर करने हैं। जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं यहाँ पर उनका IFS कोड, उसका नेम, अकाउंट नंबर और जिस बैंक अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए उस पर आपको टिक करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 15 में अगर आपने अपनी रिटर्न टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर से प्रिपेयर कराई है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन केयरफुली फिल करने के बाद आपको वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद कैलकुलेट टैक्स बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी या रिफंड कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद आपको जनरेट XML बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट XML बटन पे क्लिक करेंगे आपकी XML फाइल इनकम टैक्स पोर्टल पे फाइलिंग के लिए जनरेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि ITR 3 का ये जो फॉर्म है उसे भरना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हमने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया है जिससे कि आपको इस फॉर्म की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है तो घबराएं नहीं, अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे लाइव डेटा के साथ ITR 3 फॉर्म को फाइल करना। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ में, क्योंकि हम यहाँ लेकर आते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो भाषा हिंदी में। इतने सिंसियर एफर्ट के लिए आपकी तरफ से एक लाइक तो बनता ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें। अपना वैल्यूएबल कमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन कीप लर्निंग, keep growing.